नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 47वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो अधिगम के नियम और सिद्धांत के बारे में जानेंगे। और ये आप लोगों का मैराथन क्लास 2 रहने वाला है। ठीक है, आप लोगों का सेम टॉपिक पर ना आप लोगों का मैराथन क्लास फर्स्ट चला था, जिसमें आप लोगों का टोटल 20 प्रश्न कराया था। और आज की क्लास में हम लोग 20 प्रश्न और करेंगे, ताकि इस टॉपिक पर जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं ना, उन तमाम प्रश्नों को मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को आंसर लेना है, क्योंकि जितना ज़्यादा जनवरी माह में अभी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर आप लोगों का तैयारी होगा। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए बोला जाता है कि अगर 1 महीना बचा हुआ है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाओ, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो सके और एग्ज़ाम सेंटर में भी आप लोगों का उसी प्रकार से जो आंसर लोगे ना तो वो बन पाए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक 21 को आप लोग ध्यान से पढ़िए। प्रत्यक्षात्मक अधिगम संप्रत्यय खालिस्तान द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए टॉलमैन, ऑप्शन बी बेंडूरा, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक या ऑप्शन डी कोहलर। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी बेंडूरा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रत्यक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय खालिस्तान द्वारा दिया गया। तो प्रत्यक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय जो दिया गया वो बेंडूरा द्वारा दिया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है, जिसका पूरा नाम एल्बर्ट बेंडूरा है। ठीक है, और ये प्रत्यक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय क्या होता है अगर आप लोगों को ये बताओ ना, तो एल्बर्ट बेंडूरा नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या किया था, व्यक्तियों के व्यवहार को मापने के लिए क्या, तो व्यक्तियों के व्यवहार को जानने के लिए कि वो किस प्रकार की व्यवहार रखता है या किस प्रकार की व्यवहार करता है, तो इसके लिए जो परीक्षण उन्होंने किया उसे प्रत्यक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय के नाम से जानते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है इनके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी बेंडूरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी स्पिनोविच, ऑप्शन सी पावलोव या ऑप्शन डी बीने। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी पावलोव करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राचीन अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था वो पावलोव ने दिया था, ये आप लोगों को याद रखना है। और प्राचीन अनुबंधन का जो सिद्धांत है ना वो पावलोव ने कुत्ते के प्रयोग पर किया था। आप लोगों को बताया था ना पिछले क्लास में मैंने, कि पावलोव ने किस प्रकार से कुत्ते का प्रयोग किया था, मतलब कुत्ते का परीक्षण किया था, कुत्ते को एक पिंजड़ा में बंद कर दिया था और 1 घंटी बजाने के बाद उसको खाना देता था सुबह, और 1 घंटी बजाने के बाद शाम को देता था। तो 1 हफ्ते तक कंटिन्यू ऐसे किया, और उसके बाद क्या किया पावलोव ने, कुत्ते को क्या किया था, पिंजड़े में बांधने के बाद घंटी बजाया शाम को और उसको खाना नहीं दिया। तो जब घंटी की आवाज़ सुना कुत्ते ने ना, तो उसके मुंह से लार निकलने लगा, और उसके बाद क्या था, वो इधर उधर बार बार घूमने लगा। उसके मन में ये आया कि उसको खाना मिलने वाला है, क्योंकि घंटी बजा है। इस प्रकार से प्राचीन अनुबंधन का जो सिद्धांत का प्रयोग किया था वो पावलोव ने कुत्ते पर किया था, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी बीने, बीने के बारे में बताओ ना, तो बुद्धि परीक्षण के जो जनक है वो बीने को माना जाता है, और एक बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है, तो वो भी बीने हैं। ठीक है, यह आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा स्किनर के बारे में अगर आप लोगों को बताओ ना, तो स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो वो क्रिया प्रसूता अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। क्या? क्रिया प्रसूता अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो स्किनर ने दिया था। और ये जो स्किनर है ना, उन्होंने क्या किया था, चूहा और कबूतर, क्या क्या, चूहा और कबूतर पर परीक्षण किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है पावलोव, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादन कौन था? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी वॉटसन, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी पावलोव करेक्ट हो जाएगा। कैसे? क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादन कौन था? तो क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक जो था ना वो पावलोव था, ये आप लोगों को याद रखना है। और क्लासिकल स्थिति क्या होता है अगर आप लोगों को ये बताओ ना, तो क्लासिकल स्थिति का जो मतलब होता है वो पावलोव ने ना कुत्ते का प्रयोग कैसे किया था, तो कुत्ते को क्या किया था, एक पिंजड़े में सबसे पहले पावलोव ने बंद कर दिया था। और बंद करने के बाद क्या किया था, उसे सबसे पहले ना सुबह होता था 1 घंटी बजाता था, और
घंटी बजाने के जस्ट कुछ मिनट बाद उसको भोजन देता था। और शाम को भी ऐसे ही क्या करता था, एक घंटी बजाता था और थोड़ी देर बाद उसको भोजन करने को देता था। तो जैसे ही घंटी को बजाता था तो वो क्या मानता था, वो मानता था कि अब मेरे को खाना मिलेगा। कौन मानता था, ये जो कुत्ता पिंजड़े में जो बंद है ना, वो मानता था। ठीक इसी प्रकार से हफ्ते भर कंटिन्यू किया। तो उसमें क्या होता था, जैसे ही घंटी बजता था ना, तो उसके मन में एक उद्दीपन होता था, मतलब उसको ये लगता था कि मेरे को भोजन मिलेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने घंटी को ना और भोजन से रिलेट किया। तो रिलेट करने वाला जो ये जो स्थिति होता है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग बोलेंगे। क्या, तो क्लासिकल कंडीशनिंग या क्लासिकल स्थिति बोलेंगे। ठीक है। और ऐसे जैसे ही घंटी बजाता था ना, तो कुत्ते को लगता था कि उसके भोजन मिलेगा। और वो क्या करता था, उसके मुंह से लार निकलता था और इसी प्रकार से वो बार बार इधर उधर घूमता था, क्योंकि वो उसको लगता था कि मेरे को भोजन मिलने वाला है। और इसी प्रकार से एक हफ्ते तक किया और बीच में एक बार घंटी बजाया और घंटी बजा करके उसको भोजन नहीं मिला। तो उसमें क्या हुआ था, लार टपकने के साथ साथ बार बार उसमें हलचल होने लगा। तो इस प्रकार से कुत्ता किस प्रकार से सीखता है, उसमें किस प्रकार से एक दूसरे को जोड़ता है ना, तो इसका परीक्षण किया था घंटी की आवाज़ को लेकर के और भोजन को लेकर के। ठीक है। तो इसे ना क्लासिकल स्थिति के नाम से भी जानते हैं, पावलोव ने दिया था, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए, स्किनर के बारे में बताया था ना कि इन्होंने क्रिया प्रसूता का सिद्धांत दिया था। उसके अलावा वॉटसन के बारे में आप लोगों को पहले ही क्लास में बताया हूँ, वॉटसन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो वो व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था। कैसे याद रख सकते हो, व्यवहारवाद की वॉट लगाने वाला कौन था, तो वॉटसन था। उसके अलावा थॉर्नडाइक के बारे में भी आप लोगों को बताया था। 3 प्रकार के थॉर्नडाइक ने नियम दिया था, कौन कौन सा, तो सबसे पहला अगर उसके नियम के बारे में बताऊँ ना, तो पहला जो नियम था वो अभ्यास का नियम था। दूसरा क्या था, प्रभाव का नियम था। और तीसरा जो नियम था ना, वो तत्परता का नियम था। ठीक है। तो इस प्रकार से ना 3 प्रकार के जो नियम है वो थॉर्नडाइक ने दिया था, ये आप लोगों को याद रखना है। और उन्होंने प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत है वो भी दिया था। तो इन तमाम चीज़ों को भी आप लोगों को याद रखते हुए चलना है। ठीक है। बार बार हम लोग इसको पढ़ेंगे ना, तो आराम से हम लोगों को माइंड में ना वो एक्सेप्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को आप ध्यान से पढ़िए। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी कोहलर या ऑप्शन डी पावलोव। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर डी पावलोव करेक्ट हो जाएगा। कैसे, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत संबंधित है। तो अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो पावलोव से संबंधित है, ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है इसके बारे में। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पावलोव जो है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन खाली स्थान पर प्रयोग करके किया था। ऑप्शन ए खरगोश, ऑप्शन बी चूहे, ऑप्शन सी कुत्ते या ऑप्शन डी बिल्ली। तो क्या इसका आंसर होगा, तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर सी कुत्ता करेक्ट हो जाएगा। कैसे, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन खाली स्थान पर प्रयोग करके किया। तो पावलोव ने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था। आप लोगों को कई प्रश्न में अभी जस्ट बताए हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों को याद रखना है, पावलोव नामक मनोवैज्ञानिक ने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था, यह आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी चूहे पर प्रयोग किसने किया था, तो वो स्किनर ने किया था। क्यों, उन्होंने, तो स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। ऑप्शन ए व्यवहार, ऑप्शन बी चिंतन, ऑप्शन सी तर्क या ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर ए व्यवहार करेक्ट हो जाएगा। कैसे, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। तो अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 27 को अब ध्यान से पढ़िए। सीखने के संबंध में प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। ऑप्शन ए बिल्ली पर, ऑप्शन बी कुत्ते पर, ऑप्शन सी बंदर पर या ऑप्शन डी चूहे पर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है,
तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी कुत्ते पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सीखने के संबंध में प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। तो पावलोव ने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था। नोट करके रख लीजिएगा, बार बार आ रहा है ना पावलोव का नाम। तो पावलोव ने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था। ये समझ लेना आप लोग, पावलोव जो है ना वो कुत्ता पाल के रखा था। क्या? तो पावलोव जो है ना वो कुत्ता पाल के रखा था। कुत्ता जो था ना वो घर पे पिंजरा रखा था, पिंजरा में बंद करके रखा था। ऐसे आप लोग समझ सकते हो, उसको याद रख सकते हो। ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बंदर पर बोलो या चिंपांजी पर प्रयोग किसने किया था? तो वो कोहलर नामक मनोवैज्ञानिक ने चिंपांजी पर प्रयोग किया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी चूहे पर प्रयोग किसने किया था? तो स्किनर नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चूहे पर प्रयोग किया था, चूहा और कबूतर पर। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुत्ते पर करेक्ट हो जाएगा। पावलोव ने प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी हेगार्टी या ऑप्शन डी स्किनर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सूझ या अंतर्दृष्टि के जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन करने वाला जो है ना वो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। और गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत जो आएगा वो कोहलर आ जाएगा। कौन? तो कोहलर आ जाएगा गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत। ठीक है, जिन्होंने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी जीन पियाजे या ऑप्शन डी वाइगोस्की। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो वो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने दिया है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए मनोविश्लेषणवाद, ऑप्शन बी व्यवहारवाद, ऑप्शन सी संबंधवाद या ऑप्शन डी गेस्टाल्टवाद। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी गेस्टाल्टवाद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की जो व्याख्या करता है वो गेस्टाल्टवाद करता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 31 को पढ़िए। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। ऑप्शन ए कोहलर, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी स्किनर या ऑप्शन डी पावलोव। तो क्या इसका आंसर होगा? प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए कोहलर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं तो वो कोहलर को माना जाता है। तो याद रखना है आप लोगों को ये भी। ठीक है। चलिए जो प्रश्न को ना आप लोगों को व्याख्या करने की जरूरत पड़ेगा, मतलब विस्तार पूर्वक बताने की जरूरत पड़ेगा, उस प्रश्न को बिल्कुल मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 32 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक या ऑप्शन डी कोहलर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी कोहलर करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को पिछले प्रश्न में भी आप लोगों को बताया था कि सीखने का जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत से संबंधित है ना वो कोहलर नामक मनोवैज्ञानिक है। चाहो तो नोट करके रख लेना, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत करके और उसके जनक जो है वो कोहलर करके। तो ऐसे में आप लोगों को आसानी जाएगा। एग्जाम से एक आध दो दिन पहले बढ़िया सा पढ़ करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इस प्रकार से आप लोगों को आसानी हो जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 33 को अब ध्यान से पढ़िए। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी कोहलर, ऑप्शन सी पावलोव या ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी कोहलर करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी कैसे? सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सूझ द्वारा सीखने के जो सिद्धांत दिया था ना वो कोहलर नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से विस्तार पूर्वक। चलिए प्रश्न क्रमांक 34 को ध्यान से पढ़िए। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन बी विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी व्यक्तित्व का सिद्धांत या ऑप्शन डी अधिगम का सिद्धांत। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी अधिगम का सिद्धांत करेक्ट हो जाएगा। अभी आप लोगों को पिछले प्रश्न में बताया था ना कि अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, ये प्रश्न पूछ दिया था ऑप्शन वाले प्रश्न को। तो अधिगम का जो सिद्धांत दिया था वो कोहलर ने दिया था, लेकिन इसमें पूछा गया है कोहलर निम्न में से किससे सिद्धांत से संबंधित है। तो इस प्रकार से ना ऊपर नीचे करके पूछा जा सकता है, मतलब ऑप्शन को प्रश्न बनाया जा सकता है, प्रश्न को ऑप्शन बनाया जा सकता है। तो दोनों तरीके से आप लोगों को याद रखना है। अधिगम का जो सिद्धांत दिया था वो कोहलर ने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 35 को ध्यान से पढ़िए। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। ऑप्शन ए कुत्ते पर, ऑप्शन बी वनमानुषों पर, ऑप्शन सी बिल्ली पर या ऑप्शन डी चूहे पर। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी वनमानुषों पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया। तो कोहलर ने जो सीखने के सिद्धांत का प्रयोग किया वो वनमानुषों पर किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा अपने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था, तो वनमानुषों पर या चिंपांजियों पर किया था। और कैसे प्रयोग किया था ये अगर आप लोगों को शॉर्ट में बताऊँ ना तो कोहलर महोदय ने क्या किया था, सबसे पहले एक पिंजड़ा लिया था और एक पिंजड़ा में ना जो वनमानुष है या जो चिंपांजी है उसे बंद कर दिया था, और बंद करने के बाद ना ऊपर में एक केला को लटका दिया था। जो वनमानुष से अगर हाथ भी करता था ना तो हाथ से वो नहीं पा सकता था, कूदता उछलता था फिर भी नहीं पा सकता था। और उसके पिंजरा में ना दो अलग अलग बॉक्स को रख दिया था। और रखने के बाद क्या किया था, जब ये चिंपांजी को ना भूख लगा तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना दिमाग लगाया, पहले कूदने की कोशिश किया, हाथ से लमरने की कोशिश किया ये जो केला है उसको, लेकिन फिर भी नहीं पाया। लेकिन बाद में ये जो चिंपांजी उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स को रखा और इस बॉक्स के ऊपर में दूसरा बॉक्स को रखा। इन दोनों बॉक्सों को एक के बाद एक ऊपर में रखने के बाद ना और वनमानुष जो है वो उस बॉक्स पर चढ़ा और ये जो केला को पकड़ा और खा गया। तो इस प्रकार से जो वनमानुष है या जो चिंपांजी है वो किस प्रकार से अपने दिमाग का यूज़ करता है सीखने के लिए भूख लगने पर। तो इस प्रकार की जो प्रयोग है ना वो कोहलर महोदय ने किया था, तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा चूहे पर किसने प्रयोग किया था, तो स्किनर महोदय ने किया था। कुत्ते पर किसने प्रयोग किया था, तो पावलाव महोदय ने किया था। ऐसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। कुत्ता किसने पाला था, तो आप लोगों को बताया था ना पावलाव ने पाला था। वनमानुष किसने पाला है, तो कोहलर ने पाला है मान लेना। चूहा किसने पाला है, तो वो आप लोगों को मान लेना है स्किनर ने पाला है। तो ऐसे आप लोग पढ़ोगे या समझोगे ना तो आसान रहेगा आप लोगों के समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 36 को ध्यान से पढ़िए। जो संबंध स्किनर का चूहे से है एवं थार्नडाइक का बिल्लियों से था वही संबंध कोहलर का था। ऑप्शन ए कुत्तों से, ऑप्शन बी मुर्गियों से, ऑप्शन सी बंदरों से या ऑप्शन डी वनमानुषों से। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी वनमानुषों से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जो संबंध स्किनर का चूहे से है एवं थॉर्नडाइक का बिल्ली से था वही संबंध कोहलर का वनमानुषों से हो जाएगा। कैसे? तो देखो स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था, तो स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, तो वो बिल्लियों पर किया था। उसके अलावा कोहलर ने किस पर प्रयोग करेगा, तो वो वनमानुषों पर किएगा। अभी प्रश्न क्रमांक 35 में आप लोगों को बताया ना। उसके अलावा कुत्ते पर प्रयोग किसने करेगा, कुत्ते पर पावलाव जो मनोवैज्ञानिक है वो प्रयोग करेगा। तो इन चारों को ना चाहो तो अलग अलग करके नोट कर लीजिए, अदरवाइज आप लोग याद रखने की कोशिश कीजिए कि चूहा किसने पाला था, स्किनर ने पाला था। बिल्ली किसने पाला था, तो थार्नडाइक ने पाला था। कुत्ता किसने पाला था, तो वो पावलाव ने पाला था। और वनमानुष कौन पालेगा, तो कोहलर पालेगा। ऐसे अलग अलग ना आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 37 को ध्यान से पढ़िए। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना ऑप्शन ए स्वायत्ता यच्छादिज क्रिया है, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक संकार्य है, ऑप्शन सी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है या ऑप्शन डी परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है।
तो प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी संज्ञानात्मक संकार्य है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, तो सीखना जो है ना वो संज्ञानात्मक संकार्य है, ये आप लोगों को याद रखना है कोहलर के अनुसार। चलिए प्रश्न क्रमांक 38 को ध्यान से पढ़िए। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा की क्रिया प्रसूता अनुबंधन द्वारा सीखा जाता है? ऑप्शन ए वॉटसन, ऑप्शन बी स्कीनर, ऑप्शन सी गुथरी या ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी स्कीनर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा में क्रिया प्रसूता अनुबंधन द्वारा सीखा जाता है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा जो सीखना या क्रिया प्रसूत का जो अनुबंधन का सिद्धांत है वो स्कीनर ने दिया था। यह आप लोगों को याद रखने के लिए भी बोला था मैंने, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 39 को ध्यान से पढ़िए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए नैतिमिक अनुबंधन, ऑप्शन बी प्राचीन अनुबंधन, ऑप्शन सी समीपस्थ अनुबंधन या ऑप्शन डी चिन्ह अनुबंधन। तो प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए नैतिमिक अनुबंधन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है, तो क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन है उसका जो दूसरा नाम है वो नैतिमिक अनुबंधन है, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है ना वो स्किनर ने दिया था, ये भी आप लोगों को नोट करके रखना है। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न क्रमांक 40 को। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए हॉल ने, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन सी हेगार्टी ने या ऑप्शन डी स्कीनर ने। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी स्कीनर ने करेक्ट हो जाएगा। कैसे? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत था उसको दिया था वो स्कीनर ने दिया था। अभी जस्ट आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 39 में भी बता दिया हूँ। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊं तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।